सो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो क्वेश्चन 66 एंड ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन है, पहले इसका फॉर्मूला जो है वो समझ लेते हैं। तो हमें ये बोला गया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is going to be profit before interest and tax, PBIT, divided by interest, बराबर। अब PBIT क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब हमें सीक्वेंस ये पता होना चाहिए दैट यूजुअली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप इंटरेस्ट क्या करते हो, माइनस करते हो, तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करते हो तो आपको मिलता क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन में आपको पैट गिवन हो और आपको PBIT तक जाना हो तो आप क्या करोगे, टैक्स को प्लस करोगे और इंटरेस्ट को भी प्लस करोगे। उल्टा जा रहे हो ना बेटा, अगर आप उल्टा जा रहे हो तो साइंस चेंज हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है कि अगर हमें PBIT गिवन होगा तो PBIT में से इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस होता है तो हमें PAT मिलता है। बट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से PBIT जाना होगा तो हमें टैक्स और इंटरेस्ट के इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इजी। एक बार क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आसान सा सवाल है, पेज नंबर 4.121। क्वेश्चन 66 में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या हमें डायरेक्टली PBIT गिवन है? कितना गिवन है ये? 10 लाख। उसके नीचे हमें गिवन है 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग 20 लाख, मतलब हमारा लोन जो है उसका अमाउंट हमें गिवन है 20 लैक्स। इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है? अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 20 लैक्स का 10% विच इज 2 लैक्स। तो अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालने का? PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, मतलब क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, मतलब हमें मिलेगा 5, बट आगे लिखने का हमें टाइम्स। जब कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो ये टाइम्स में लिखा जाता है, मतलब हमारे पास 5 बार तक ये इंटरेस्ट का खर्चा उठाने जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। हायर द नंबर बेटर इट इज। जितना कम होगा ये नंबर उतना क्रेडिटर को आपको लोन देने में हिचकिचाहट होगी कि इसके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट भर पाए। समझ आया? तो ये यूजुअली देखा जाता है बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक्स और बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इवैल्यूएट कि आप कितना जल्दी पैसा रिटर्न कर पाओगे और रिटर्न कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में 67 में। ये नहीं लिखोगे चलेगा, इतना इजी तो आएगा नहीं एग्जाम में। यस 67। तो हमें आफ्टर टैक्स गिवन है, बट हमें फॉर्मूला में चाहिए क्या होता है, PBIT चाहिए होता है। हम PBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो PBT मिलता है, इसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो PAT मिलता है। और हमें PAT की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? 4,25,000 गिवन है। अब इसमें टैक्स कितना माइनस हो रखा है? तो अगर 75,000 है तो PBT कितना हो जाएगा? 5 लाख। इंटरेस्ट की वैल्यू 125 है, तो अगर इधर से भी रिवर्स जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? क्या ये समझ में आता है? दो चीज़ें चाहिए होती है हमें, कौन सी दो चीज़ें? PBIT और इंटरेस्ट। क्या दोनों चीज़ें हमारे पास हैं? क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसमें? गुड। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR इक्वल्स टू PBIT अपॉन इंटरेस्ट 6,25,000 अपॉन 1,25,000, तो 5 टाइम्स हो जाएगा। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 68 को 8।
अब अगर हम क्वेश्चन 68 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब पीएटी गिवन है हमें। तो यहाँ पे सीक्वेंस एक बार पूरा बना लेते हैं। वी नो दैट हमारे लिए पीबीआईटी में से क्या माइनस करने का पहले, फिर क्या मिलता है, पीबीटी मिलता है, इसमें से क्या माइनस करते हैं, फिर क्या मिलता है, पीएटी मिलता है। अब हमें पीएटी गिवन है कितना, 1,20,000 गिवन है। अब इसमें से टैक्स का अमाउंट हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट ऑफ टैक्स। तो अब यहाँ पे सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए मुझे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज़ है तो टैक्स कितना होगा, 40। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, 60 ना बेटा। 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। तो अब हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे हमें मिलेगा इसकी वैल्यू। कैसे ढूंढेंगे, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो इससे 2 लाख मिल जाएगा हमें। इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली टैक्स की अमाउंट नहीं गिवन है, सिर्फ टैक्स का रेट गिवन है। तो जब टैक्स का रेट गिवन होता है तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आएगा, बराबर है। अब इंटरेस्ट की अमाउंट हमें दी हुई है डायरेक्टली कि नहीं दी है, नहीं दिया है। तो हमें पता है कि 15% डिबेंचर्स पे लग रहा है। डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 1 लाख पे 15% गिनते हैं तो कितना हो जाता है, 15,000। साथ साथ हमारे पास लोन है, लोन पे कितना है, 12%, मतलब कितना हो जाएगा वो, 12,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, क्या ये समझ पा रहे हैं हम। डिबेंचर पे, डिबेंचर्स 1 लाख के हैं, उस 1 लाख के डिबेंचर्स पे 15% इंटरेस्ट देना है, जिसकी अमाउंट आ जाती है 15,000। लोन 1 लाख का है, जिस पे इंटरेस्ट देना है 12%, जिसकी अमाउंट आ जाती है 12,000। 15 और 12,000 को ऐड करोगे तो टोटल इंटरेस्ट आपका साल का कितना हो जाएगा, 27,000। इस 27,000 को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमारे लिए 2,27,000 बन जाएगा, बराबर। इस इक्वेशन में हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, पहली तो पीबीआईटी जो 227 है, और दूसरा इंटरेस्ट जो कि 27 है। इतना वर्किंग लिख लीजिए और सिर्फ एक कैलकुलेशन का वैल्यू लिख दो, ICR इक्वल्स टू 227/27। फाइनल आंसर भले चलेगा। इसी लॉजिक से आप लोग 69th क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, सेम लॉजिक अप्लाई करना है। ओके सॉरी।
થયું? हो जाएगा 12 लाख बाय 3 लाख, तो 4 टाइम्स आ जाएगा आपको। क्वेश्चन 70 का एक बार अप्रोच देख लेते हैं, आप समझ पाओगे कि नहीं मुझे बताओ। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और इससे कैसे निकालेंगे, मुझे आप लोग को सोल्यूशन का तरीका बताओ इसमें। बट क्या हमें इस फॉर्मूला में इक्विटी का कुछ लेना देना है? तो इक्विटी प्रेफरेंस अब इग्नोर करने का, फिर क्या गिवन है? 10% डिबेंचर्स जो हमारा होता है, डिबेंचर्स की वैल्यू 50,000 है, बट उस पर इंटरेस्ट कितना जाएगा आपका? 5,000 जाएगा। फिर लोन फ्रॉम बैंक 50,000 है, और उसके ऊपर नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। आप मुझे टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू बता सकते हैं कैसे? 5,000 जो बैंक के लोन पे है और 5,000 जो डिबेंचर्स पे, सो टोटल इंटरेस्ट 10,000 हो गया। काम करो, टेक्स्ट बुक में ही लिख दो इंटरेस्ट 10,000। बराबर। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? 84,000, और उसमें इंटरेस्ट अगर जोड़ दोगे तो 94,000 हो जाएगा। तो पीबीआईटी भी मिल गया, तो लिख दो पीबीआईटी 94। दोनों चीज़ें हैं अपने पास, निकल जाएगा आंसर। 94/10,000 मतलब 9.4 टाइम्स हो गया। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट रेशियो देखिए क्या है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने डेट ऑलरेडी जान रखा है, डेट में क्या क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूँ तो इसमें दो चीज़ें कौन सी होती है? एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। इक्विटी में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, और डेट में ऑलरेडी क्या क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म। अब रेशियो के नाम में ही इसका फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। जो इसका आंसर आता है वो हमेशा इस टू 1 में होता है, ठीक है, टाइम्स में नहीं। क्लियर होगा? चलो 71 की तरफ देखते हैं। वो करंट रेशियो में कैसे करते थे? वैसे जो भी फाइनल आंसर आता है उसमें इस टू 1 के फॉर्म में लिखना है। 71 में शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी की वैल्यू गिवन है ना, कितना है इक्विटी की वैल्यू? 24 लाख। फिर क्या गिवन है आपको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब डेट गिवन है, डेट कितना है? 12 lakhs। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 36 लाख। दो चीज़ें चाहिए हमें, एक चाहिए डेट, वो 12 लाख है, दूसरा क्या चाहिए? जो 36 लाख है। निकल जाएगा, लिख लो, फिनिश करो। सेवेंटी टू क्या गिवन है पहले?
किधर आता है वो? डेट में पहले तो डिबेंचर्स की वैल्यू ऐड आ जाएगी। कितना है डिबेंचर? फिर क्या गिवन है? पब्लिक डिपॉजिट भी डेट होता है। कितना है वो? 5 लाख। ये भी डेट में है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है वो? 2 lakhs। तो डेट की वैल्यू कितनी हो गई? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 8 lakhs। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 5 lakhs। तो ये इक्विटी हो गया हमारे लिए, जो कि कितना हो जाएगा? 13 लाख। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 22 lakhs। तो हमें डेट चाहिए 9 लाख, कैपिटल चाहिए 22 लाख। फिर देखो क्या गिवन है क्वेश्चन 73 में। तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर तो है ही अपने पास, अब सिर्फ न्यूमिनेटर ढूंढना है। उसमें क्या आता है? डेट। डेट के लिए क्या क्या गिनोगे? बस एक ही चीज़ है ना, डिबेंचर्स। तो हो गया ना, 36/87 खत्म। ओके, आगे बढ़े। वो चैप्टर का नाम है बेटा। नहीं। अब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड वापस बोला है यहाँ पे। डेट की टोटल वैल्यू देख के बताओ कितनी है? हम्म 3750 डेट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 8750। इक्विटी और डेट को ऐड करके, बराबर। तो ये भी हो जाएगा ना, पक्का। तो वो जो 3750 लिखा है उसके बाजू में डी लिख दो, डेट। और 50 और 37 को दोनों को एरो करके कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो। सेवेंटी फाइव देखते हैं, इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू वगैरह जैसा कुछ लग रहा है, ढूंढना पड़ेगा। टोटल डेट गिवन है। टोटल डेट में दो पार्ट्स कौन से होते हैं? डेट और करंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है। फिर क्या गिवन है आपको? करंट असेट गिवन है, कितना है वैल्यू? 25 लाख। फिर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, सी ए माइनस सी एल हो जाएगा वो। कितना है वर्किंग कैपिटल? 5 लाख। तो 5 लाख इक्वल्स टू 25 लाख माइनस सी एल। सी एल कितना हो गया? 20 lakhs। अब टोटल डेट की वैल्यू कितनी थी? 60 लाख, जिसमें से करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? तो डेट कितना हो गया? श्योर। तो 40 लाख इधर हो गया हमारा पास। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है? तो नॉन करंट असेट इधर रख दे। कितना है ये? 95 लाख। तो बैलेंस शीट टोटल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 lakhs। तो अगर इसको 120 lakhs लिखते हैं तो हमें ऊपर इक्विटी मिल जाएगा, आया ना? इक्विटी कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है सबको? और इक्विटी और डेट मिला के क्या मिल जाएगा हम लोगों को? जो कि कितना हो जाएगा?
वन करोड़, तो 0.4:1। 75 का वर्किंग लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या करना होगा। आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी दोनों गिवन है, तो आपका टोटल शेयर कैपिटल 20 लाख हो जाएगा। आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है और रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, तो सिक्योरिटीज इग्नोर करोगे तो आपके शेयर कैपिटल की वैल्यू 20 लाख हुई, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख हुआ, मतलब आपका इक्विटी की वैल्यू 22 लाख हो गया। पक्का? वहीं पे टेक्स्ट बुक में ही लिख लो कहीं पे, इक्विटी 22 लाख हो गया आपका। डेट कितना है? 30 लाख। तो 22 और 30 मिला के कितना हो जाता है? तो 52 लाख क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। $24 लाख क्या हो गया आपके लिए? डेट। तो इन क्वेश्चन नंबर 77 आपका डेट टू इक्विटी गिवन है 2:1। आपका टोटल डेट निकालने के लिए आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐड करोगे, तो वो 24 हो जाएगा। अगर डेट 24 है तो इक्विटी कितना हो जाएगा? 12 लाख। वो रेशियो में प्लेस कर दोगे वैल्यू, है ना? तो 24 और 12 ऐड कर तो कितना बनता है? 36। तो 36 क्या हो गया आपके लिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने इस क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि वो ऑलरेडी 12 में आ जाएगा। ठीक है, जब हमने डेट इक्विटी रेशियो यूज करके इक्विटी निकाला उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चलो क्या इंक्रीज डिक्रीज भी समझ लेते हैं क्या है। पहले तो हमारा रेशियो गिवन कौन सा है? 0.4:1, मतलब डेट की वैल्यू 40,000 गिन लेते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 1 लाख गिन लेते हैं। बराबर। फर्स्ट केस देखते हैं क्या बोला है फर्स्ट केस में आपको। अब अगर आपका लॉस हो रखा है, पहले तो सेल ऑफ मशीनरी मतलब मशीनरी घट रहा है, बट मशीनरी घटने का इस रेशियो से कुछ लेना देना नहीं है। बट लॉस अगर होता है तो लॉस हमारे लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस को घटाएगा, है ना? क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट घटेगा तो इक्विटी घटेगा, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी घटेगा। तो अगर डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड घट रहा है तो रेशियो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। समझ आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस है, तो लॉस क्या करेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस को घटाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके इक्विटी को घटाएगा, और इक्विटी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड घटेगा। सेकंड केस देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंट्री होता है और दूसरा करंट लायबिलिटी होता है, इस रेशियो में कुछ लेना देना ही नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज मतलब करंट असेट इंक्रीज। सेम वे ट्रेड पेएबल इंक्रीज मतलब करंट लायबिलिटी इंक्रीज। ना ये इम्पैक्ट करता है ना ये इम्पैक्ट करता है, नो चेंज। अब अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, डिबेंचर जिस साल आप रीपे करते हो उस साल में क्या बोलते हो उसको? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब हमारी करंट लायबिलिटी घट रही है। बराबर। और दूसरा हमारा इक्विटी बढ़ रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा?
डिक्लाइन होगा। Purchase of fixed assets for 4 lakh on long-term deferred payment basis. अगर लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस है, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी उधारी या फिर डेट बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर? तो अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो वैल्यू भी क्या होगी? हाँ, बट डेट दोनों बढ़ेगा ना एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सपोज इसको लेट अस ऐड 1 लाख ईच, ठीक है, तो 1 लाख अगर जोड़ देते हैं दोनों में तो ये 1,40,000 हो जाएगा न्यूमरेटर, और नीचे 2 लाख हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो गया? 0.7:1। ओरिजिनल क्या था? तो रेशियो क्या हो रखा है? इम्प्रूव। मैंने नीचे क्यों बढ़ाया 1 लाख? कैपिटल एम्प्लॉयड में भी डेट आता है, ठीक है, तो डेट तो बढ़ ही रहा है, प्लस नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा। नया रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इसको प्लीज़ अच्छे से समझ लेना, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है। हर एग्जाम में आप मोस्टली ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि ये आएगा। इसको हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। अब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है, उसका फॉर्मूला समझ लो। पहले इसको अच्छे से लिखने दो मुझे। इसका फॉर्मूला होता है हमारे लिए COGS। COGS फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब पहले COGS जो है, इसके भी दो फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। पहला हमारे लिए होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक ये तरीका है। दूसरा, हमें पता है कि कॉस्ट प्लस GP इक्वल्स टू सेल्स, तो सेल्स कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कॉस्ट। तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाता है RFO। RFO मतलब क्या होता है हमारे लिए? विच इज ऑल्सो सेल्स माइनस क्या कर देंगे हम लोग? GP। तो अगर आप RFO में से GP भी माइनस कर देते हो तो भी COGS मिलता है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एक बार वर्किंग मतलब ये फॉर्मूला प्लीज लिख लीजिएगा। फॉर्मूला लिख लिया? सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो क्वेश्चन 79 देखते हैं। क्या गिवन है 79 में आपको? नहीं, कॉस्ट ऑफ दिया है, मतलब COGS गिवन है आपको, बराबर। तो न्यूमरेटर तो मिल गया आपको। नीचे क्या बोला है आपको? इन्वेंट्री इन द बिगनिंग और इन्वेंट्री एट द क्लोज, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग से क्या एवरेज निकल जाएगा? निकालो पहले एवरेज। 3 लाख एवरेज स्टॉक हो जाएगा आपके लिए।
फिर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखोगे उसमें? बराबर। सो आपका ओपनिंग स्टॉक जो था was 3.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS 9 लाख था, 3 लाख है। इसमें टाइम्स लगाएगा, ठीक है, टाइम्स 3 गुना। एट्टी में देखिए क्या करना है। हाँ बेटा। हाँ। देखो आपको ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो गिवन है, तो COGS है, बराबर। अब बात रही हमारे लिए एवरेज स्टॉक ढूंढने की। एवरेज स्टॉक के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो है बट क्लोजिंग नहीं है, बराबर। तो अब यहाँ पे परचेज क्लोजिंग स्टॉक पहले ढूंढना पड़ेगा ना, कैसे ढूंढेंगे? नहीं, COGS का फॉर्मूला लगाओगे। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए? ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो जीरो मान लेते हैं। तो COGS की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। ओपनिंग कितना है? 1 लाख। परचेज कितना है? कितना? 5.5 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ये। क्लोजिंग को इस साइड लेके जाते हैं, तो क्लोजिंग LHS में चला गया तो ये 6.5 माइनस 5 तो 1.5 लाख हो गया। तो आपका क्लोजिंग कितना है? 1.5। आपका ओपनिंग कितना था? 1 लाख। तो इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो 1.25 लाख निकलेगा आपका, और COGS गिवन है। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 80। तो ITR इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS was 5 lakh divided by 1,25,000। कितने टाइम्स? आ रहे समझ में सबको? 81 पे चलते हैं। क्या क्या गिवन है देख के बताओ मुझे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है। हाँ, तो हमारे पास जो दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं है। हमें COGS भी नहीं दिया है, हमें एवरेज स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, बट हमें RFO और GP के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। तो क्या इससे हम COGS निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को। हाँ, अब मुझे बताओ, RFO इज 6 लाख, तो GP कितना हुआ? तो आपका RFO जो है वो 6 लाख है, इसके ऊपर GP 30% है। 30% ऑफ 6 लाख गिव्स यू, तो आपका COGS कितना हो गया? क्या ये समझ में आ रहा है? अब आपके पास COGS है, उसका फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लिखते हैं? COGS इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है इसीलिए ज़ीरो मान रहे हैं। COGS की वैल्यू ऊपर से निकाल ली हमने, 4.2 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0.5 लाख लिख दूँ। नेट परचेजेस कितना है? 3.9 माइनस क्लोजिंग हो जाएगा, इससे क्लोजिंग मिल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? तो हमारा ओपनिंग कितना है? 50। हमारा क्लोजिंग कितना है? 20। तो एवरेज निकल जाएगा
एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा? अब COGS है और एवरेज स्टॉक है, आंसर निकल आएगा ना। फॉर्मूला में सिर्फ लिख दो। COGS। नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इनवर्ड क्या आउटवर्ड? आउटवर्ड कहाँ पे आता है? P&L में आता है, ठीक है। तो फ्रेट आउटवर्ड इग्नोर करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ ट्रेडिंग वाले खर्चे होते हैं। तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग से एवरेज मिल जाएगा 2 लाख और 6 लाख के हिसाब से 130 शायद आपका एवरेज इन्वेंट्री बन जाएगा। हाँ, मतलब 260 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 130 हो गया, एवरेज इन्वेंट्री 130 लिख लो। COGS के लिए फॉर्मूला लिख दो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड और वेजेस आएगा, फ्रेट आउटवर्ड नहीं आएगा। एटी टू हुआ सबसे। सीक्वेंस वाइज आप क्वेश्चन चालू रखो, जिस पे अटकते हो मुझे बोलो, मैं करवाता हूँ आपको। एवरेज इन्वेंट्री कितना आया? 60 आएगा। 120 होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका 6। अब इसमें से लेस क्या करोगे आप? 25%, इसका 1/4 करना है ना। 1/4 करोगे तो 1,60,000। कितना हो जाएगा ये? 8 टाइम्स हाउस है ना। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
ऐड था सही, यस। तो क्वेश्चन 84 में आपको यहाँ पे आर एफ ओ गिवन है, आर एफ ओ सेल्स। अब अगर प्रॉफिट होता है तो हम माइनस करते हैं, तो लॉस को क्या करोगे आप, ऐड करोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख है, ग्रॉस लॉस 5% मतलब 1,60,000 का आधा 80,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है आपको, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000। टी आर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इसको लेस कर दोगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया है, 1,20,000 बराबर। अब यहाँ बोला हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग, मतलब ओपनिंग जो भी होगा अगर उसको एक्स मान लेते हैं तो ओपनिंग प्लस 40 गिव्स यू 120। तो ओपनिंग कितना हुआ, 80 हुआ। तो बोला है ओपनिंग प्लस 40 इक्वल्स टू 120। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा कितना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग अभी आपके पास है, इससे क्या मिल जाएगा आपको, एटी सिक्स में बताओ क्या करें। टोटल सेल्स कितना है, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा आर एफ ओ। आर एफ ओ कितना है आपका, यस, लेस जीपी। सी ओ जी एस कितना हो जाएगा पहले, 720। और क्या गिवन है आपको, इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स कैलकुलेट इन्वेंट्रीज एट द एंड। तो अब यहाँ पे हमारा आई टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी आर इक्वल्स टू, सॉरी 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 सॉरी, तो आपको क्लोजिंग गिवन है 2,00,000 और बोला है कि ओपनिंग प्लस कितना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 40,000 मिलेगा। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा, 1,60,000। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा,
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करेंगे तो 2 लाख प्लस 1 लाख 60 360 बाई 2 1 लाख 80। फिर क्या ढूंढना है? ITR ही ढूंढना है ना। एटी सेवन को इम्पोर्टेंट मार्क करके रखो। क्या अलग है बताओ इसमें? COGS गिवन है, कितना है? फिर और क्या गिवन है? ITR गिवन है कितना? अब आप मुझे बताओ, अगर ITR 8 टाइम्स है और COGS 2 लाख है तो एवरेज स्टॉक कितना होगा? डिवाइड बाई 8 कि मल्टीप्लाई बाई 8? डिवाइड बाई 8। कितना होता है? अमाउंट बताओ। 40,000। आप बताओ मुझे। ITR का फॉर्मूला लिख, क्या होता है? ITR इक्वल्स टू COGS अपन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक ऊपर, ITR नीचे। हाँ, लिख देता हूँ मैं। ITR इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब ये 8 है, इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? यस एग्जैक्टली, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा? 25,000 आया ना। नहीं, अब कट करूंगा मैं। 4 से कट कर, थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स। तो 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 25,000 आ जाएगा। अपना एवरेज स्टॉक 25। अब इंफॉर्मेशन और क्या गिवन है बताओ क्वेश्चन में? तो ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लेते हैं x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगा 1.5x है, बराबर। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस 1.5x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25,000। सो 2.5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू, ढूंढने को क्या बोला है? ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोजिंग बोला है ना। तो ये तो ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना हो जाएगा?
चल सही है ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के पहले अगर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो 11th का रिजल्ट और प्रोजेक्टेड मार्कशीट अगर स्कूल देती है तो हाँ प्री बोर्ड भी चलेगा, बट आपका एप्लीकेशन अगर प्री बोर्ड के पहले होगा तो 11th ही होगा ना सिर्फ आपके पास। हाँ वही तो स्कूल से प्रोजेक्टेड वो मार्कशीट लेनी पड़ेगी आपको। तो आफ्टर बोर्ड्स अप्लाई करें तो प्री बोर्ड के मार्क्स आफ्टर बोर्ड्स तो बोर्ड नहीं, फिर या तो ये एडमिशन आपको नवंबर दिसंबर में ही दे देंगे या फिर सीधा आफ्टर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट ही देंगे, बीच में नहीं देंगे वो लोग। चलो 88 क्या हो गया? चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों साल का बोला है। इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है ना, तो पहले ईयर वाइज जाते हैं, ठीक है। फॉर FY 15-16 क्लोजिंग कितना है? 7 लाख। ओपनिंग देखो नीचे गिवन होगा, दिया है, अरे नीचे सम के नीचे 2 लाख हो गया। इन्वेंटरी इंक्रीज बाय 2 lakhs तो 5 लाख हो गया ना। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस इंक्रीज इक्वल्स टू क्लोजिंग। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग नहीं है तो इसको लिखते हैं ओपनिंग प्लस 2 lakhs इक्वल्स टू 7 lakhs। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? वाओ सो स्मार्ट। तो एवरेज कितना हो जाएगा? कहाँ से 6.5? अब ये सिर्फ एक पार्ट हुआ ना, डिनोमिनेटर ढूंढा, न्यूमरेटर भी ढूंढना है अभी तो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए एक और नया एलिमेंट है। COGS होता है, फिर GP होता है और फिर RFO होता है, बराबर। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? तो अगर ये 25% ऑफ कॉस्ट है तो अज्यूम किसको करने का? कॉस्ट को। तो कॉस्ट को अगर मैंने अज्यूम किया 100, GP से ना पर डिपेंड करे छे, तो अज्यूम कोने करवानू? कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो RFO कितना हो जाएगा? अरे 125 की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। तो ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। बराबर। तो 50 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो आपको मिल जाएगा आपका COGS इक्वल्स टू 40 लाख। तो ITR कैसे निकालेंगे? COGS अपॉन 40/6, 6.66। ये 1 साल का हुआ, 2 साल का पूछा है क्वेश्चन में। आज सभी हो गए सर ऑफ कोर्स नहीं होंगे।
लेता हूँ। मेजरली तो मेरे को 173 तक कराना है, उसके आगे तो सारे मिसलिनियस टाइप ही है। 173 लगता है होगा। स्कूल में भी होपफुली कुछ तो कराएंगे। मिसलिनियस तो ठीक है, बट बाकी सारे करवाए थे। रिक्शा निकले थे। हाँ सर वो वाटर नहीं यार 40 किलोमीटर